नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LDCE वाला पर। हमारी RTI की सीरीज़ में हमने एक क्लास कर ली है जिसमें हमने सेक्शन 1 से 5 तक डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी है और वो आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी सेक्शन में या फिर किसी भी टॉपिक में, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपकी सारी क्वेरीज़ को कमेंट्स में रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर कमेंट्स में रिज़ॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर डाल दी जाएगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ एक बार सेक्शन 1 से 5 वाली क्लास 1 जो है हमारी RTI एक्ट की, वो आप देख लीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे फ्रॉम सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6। हमारा जो सेक्शन 6 है वो डिफाइन करता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी एप्लीकेंट है जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो कैसे मांगता है। तो वो जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा कैसे करेगा, राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। राइटिंग में जैसे कि मान लीजिए उसने एक लेटर लिखा टू द CPIO कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको RTI मान के वो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हमारा ईमेल भी आता है और RTI की जो पोर्टल है वो भी आता है, उसके थ्रू भी हमारे पास RTI एप्लीकेशन आ सकती है। और जो RTI की लैंग्वेज होगी, एप्लीकेंट ने जो भी एप्लीकेशन लिखी है वो होनी चाहिए या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, या फिर उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया की जहाँ पर एप्लीकेशन लिखी जा रही है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको किसी भी, जैसे कि मान लीजिए केरल गवर्नमेंट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, और केरला की जो भी लोकल लैंग्वेज है आप उसमें भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कोई असमीज़ लैंग्वेज में अगर लिख के भेज देते हैं कि हमें इस लैंग्वेज में चाहिए, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकता है ना की जाए। तो अच्छा रहेगा कि आप उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो उस एरिया की है या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी में ही RTI लगाएं। इसके अलावा सेक्शन 6(1) में एक चीज़ और कही गई है कि जब कोई भी एप्लीकेंट है, अगर वो कोई भी अपनी जो रिक्वेस्ट है वो राइटिंग में नहीं दे पा रहा है, कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, तो जो भी कोई CPIO है वो पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस पर्सन को जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और उसकी सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ओरली उससे सुनकर जो भी उसकी एप्लीकेशन है और उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा। ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? ये दी गई है CPIO को। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास ऐसा एप्लीकेंट आता है जो लिख नहीं सकता है लेकिन उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो वो CPIO को ओरली बताएगा, और ये CPIO की ही ड्यूटी है कि वो उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा। आप किसी भी सिचुएशन में एप्लीकेंट को ये नहीं कह सकते कि आप लिख के ही दीजिए तभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। सेक्शन 6(2) हमें क्या कहता है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। रीज़न नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि हमें ये नहीं बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, बस हमें ये जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें मांग लेनी है। उसमें कोई भी CPIO आपको ये कह के मना नहीं कर सकता कि आप इसका ये रीज़न बताइए कि ये आपको इन्फॉर्मेशन किस काम के लिए चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और इसमें कही गई है कि नीड नॉट गिव पर्सनल डिटेल्स। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अपना एड्रेस भी दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको इसके अलावा कोई भी पर्सनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 6(3) ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार पूछ लेता है UPSC। ट्रांसफ़र ऑफ RTI एप्लीकेशन। सबसे ज़्यादा यूज़ भी हमारे ऑफिस में यही सेक्शन होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमसे पर्टेन नहीं करती है और हम उसको उठाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब भी ऐसे कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कौन सा सेक्शन यूज़ होता है? सेक्शन 6(3). तो RTI एप्लीकेशन जो ट्रांसफ़र होती है कैसे होती है? फ्रॉम वन पब्लिक अथॉरिटी टू अनदर।
ये पब्लिक अथॉरिटी लिखा है, ना कि सीपीआईओ। जो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है वो हम सीपीआईओ वाली प्रैक्टिस कर देते हैं, हालांकि वो गलत है। वन पब्लिक अथॉरिटी मतलब जैसे कि फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अदर मिनिस्ट्री, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 3-4 सीपीआईओ हैं, तो एक सीपीआईओ से अगर दूसरे सीपीआईओ को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, मांगने ट्रांसफ़र अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र अंडर 6(3) नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफ़र हम फुल आरटीआई भी कर सकते हैं और पार्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी पार्ट आरटीआई हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो जितना भी पार्ट हमारा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करके ही उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और इस साथ के साथ एप्लीकेंट को भी हमेशा हमें इन्फॉर्म करते रहना है। जब भी आरटीआई हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एक कॉपी उसकी एप्लीकेंट को भी जाएगी कि आपकी आरटीआई यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। और ये ट्रांसफ़र आपको विदिन 5 डेज़ करना होता है। जब भी आपके पास एप्लीकेशन आएगी उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये ट्रांसफ़र दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को करनी होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये सीपीआईओ ऑफ सेम ऑफिस के जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर ये ट्रांसफ़र जो है वो सेम डे ही आपको करना है। ठीक है, जहाँ पे भी जो भी एक कॉमन पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पे जो भी आरटीआई इन्फॉर्मेशन आती है, एप्लीकेशन आती है, वो आप उठाकर सेम डे ही कंसर्न सीपीआईओ को ट्रांसफ़र कर देंगे। वो ट्रांसफ़र अंडर 6(3) नहीं माना जाएगा। इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ डिसीजंस हैं। अगर कोई भी एक आरटीआई एप्लीकेशन है जिसमें रेफरेंस दिया गया है किसका, पीएम का या फिर पीएमओ का, उस केस में उस आरटीआई एप्लीकेशन को आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे पीएमओ को। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू ट्रांसफ़र इट टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। उसके बाद एक चीज़ और कही गई है, अगर कोई सीपीआईओ है वो इज़ नॉट एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर्स ऑफ अदर पब्लिक अथॉरिटी, जिसको ये ट्रांसफ़र होनी है, मतलब कि जिसको उससे लगता है कि इसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, अगर उसकी डिटेल्स वो सीपीआईओ नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उस केस में वो सीपीआईओ क्या करेगा, एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगा, इन्फॉर्म द एप्लीकेंट कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, कि उसको उस वाली पब्लिक अथॉरिटी जिसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके पर्टिकुलर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अगर इसमें कोई अपील होती है, अगर एप्लीकेंट इसमें अपील कर देता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीपीआईओ की ही है, प्रूव करेगा वो कि उसने पूरे एफर्ट्स किए थे ढूंढने के लिए उसके पर्टिकुलर्स जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसमें एक और केस है कि अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन है वो 2 पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करती है। ठीक है, तो जो भी सीपीआईओ है जिसको भी ये सबसे पहले आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव होगी, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी उसके पास अवेलेबल है, और उसको ट्रांसफ़र कर देगा एप्लीकेशन को टू अदर पब्लिक अथॉरिटी अंडर इंटीमेशन टू एप्लीकेंट। तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ के साथ उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेंट को भी साथ के साथ इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ठीक है, इसी में एक केस और भी बनता है कि अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन है वो मोर देन 2 पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करती है। हमने अभी क्या देखा था कि अगर सिर्फ 2 से पर्टेन करती है तो जिसके पास आई वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उसको दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ये वाला केस है कि अगर जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन 2 से नहीं, 2 से ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटी के पास होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो सीपीआईओ जिसको ये एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो प्रोवाइड कर देगा अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके पास अवेलेबल है, और उसके बाद एडवाइस करेगा एप्लीकेंट को कि वो एक सेपरेट एप्लीकेशन लगाए टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। इस केस में आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा।
आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि एक केस ऐसा है जिसमें हमारी जो आरटीआई एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो 2 सीपीआईओ के पास अवेलेबल है। 2 सीपीआईओ मतलब अलग अलग पब्लिक अथॉरिटी के, ठीक है। तो पहले सीपीआईओ के पास अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरा केस है कि अगर हमारे पास कोई आरटीआई एप्लीकेशन आती है और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो 2 से ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो उस केस में हमें हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देनी है और एप्लीकेंट को बताना है कि अब आप एक दूसरी एप्लीकेशन लगाइए। इस केस में ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों नहीं ट्रांसफ़र करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इन दिस केस आरटीआई एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो कहता है वो कहता है ट्रांसफर टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, नॉट पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए कि आरटीआई एक्ट हमेशा सिर्फ ये कहता है कि आरटीआई एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पब्लिक अथॉरिटी टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी सिंगुलर, ना कि ये कहता है टू अदर पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इसी को मानते हुए हम आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं जब इंफॉर्मेशन 2 से ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटी के पास अवेलेबल होगी, ठीक है। और ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं कि किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन हम मांग लें और उसको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये क्या किस में क्वालिफाई होगा, ये क्वालिफाई हो जाएगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में, कि हमने इंफॉर्मेशन कहीं से मंगवाई और हम फिर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम अदर पब्लिक अथॉरिटी वुड अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट परमिटेड अंडर द एक्ट, ठीक है। हम किसी और से इंफॉर्मेशन लेकर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बजाय इसके हम एप्लीकेंट को ही बता देते हैं कि आपकी जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, आप एक दूसरी आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसका। इसके साथ साथ एक और केस है कि अगर आपके पास कोई आरटीआई एप्लीकेशन आती है जो पब्लिक पर्टेन करती है ऐसी पब्लिक अथॉरिटी से जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो उस केस में भी सीपीआईओ क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो प्रोवाइड कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को कि जो इन्फॉर्मेशन है बची हुई वो अवेलेबल हो सकती है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के पास। इस केस में भी एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1-2 बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे सवाल बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। इसी के साथ हमारा सेक्शन 6 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 7 कि हमारे पास मान लीजिए एप्लीकेशन आ तो गई है, तो अब हमें उसकी एप्लीकेशन को कैसे डिस्पोज करना है। डिस्पोज मतलब कैसे हमें उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जो सीपीआईओ है वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कितने दिन के अंदर, विदिन 30 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कितने दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, विदिन 30 डेज, और 13 डेज विदिन 30 डेज। और कहाँ से काउंट होंगे 30 डेज, फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन हमारी पब्लिक अथॉरिटी में आई है, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब भी कोई एप्लीकेशन आई है, वहाँ से 30 दिन काउंट करने हैं और 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देनी है। इसी के साथ एक दूसरी भी सिचुएशन है कि अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी का कोई भी केस है, तो उस सिचुएशन में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो विदिन 48 आवर्स ही प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपको 30 दिन नहीं रुकना है, विदिन 48 आवर्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अगर किसी भी लाइफ या फिर लिबर्टी का कोई भी केस है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और है सेक्शन 7(2). अगर सीपीआईओ है, कोई भी सीपीआईओ है, अगर वो डिसीजन विदिन द स्पेसिफाइड टाइम नहीं दे पाता है, मतलब कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 30 दिन या फिर 48 घंटे, अगर इतने टाइम में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है,
तो इसको ट्रीट किया जाएगा कैसे, एज रिफ्यूज़ल ऑफ इंफॉर्मेशन, एज रिफ्यूज़ल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि सीपीआईओ ने हमें इंफॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया है। ठीक है, ये भी एक्ट में ही लिखा गया है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि कोई भी डिसीजन है, अगर ऐसा डिसीजन अगर लिया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमें, वो पेमेंट ऑफ फीस, कि कुछ फीस है आप वो पे कीजिए, उसके बाद ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको डिटेल्स बतानी होंगी कॉस्ट की, कितना आपको पैसा पे करना है। उसी के साथ साथ जब भी आप एप्लीकेंट को ये बताएंगे, जिस भी डेट को, तब से लेकर और जिस दिन भी आपके पास पेमेंट हो जाती है रिसीव, तब तक ये वाला पीरियड हम 30 दिन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको दोबारा समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन आपके पास आती है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो मांग रहा है, वो मांग रहा है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन आप एक सीडी में डालकर दे दीजिए। तो सीडी की जो कॉस्ट है, हमने डिसाइड किया कि हम उनसे सीडी की पहले कॉस्ट लेंगे। तो अगर हमने उसको 1 तारीख को ये बताया है कि आपको 50 रुपये सीडी की कॉस्ट सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन सीडी में प्रोवाइड की जाएगी, और वो अगर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद पैसे भेजता है, मान लीजिए उसने 15 तारीख को भेजा, तो ये जो 15 दिन है ये काउंट नहीं होंगे उन 30 दिन में, जब हमें 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो जो भी इंटरवीनिंग पीरियड है बिटवीन डिस्पैच ऑफ इंफॉर्मेशन और पेमेंट ऑफ फीस, जब से हमने उसको बताया कि आपको एक पैसा देना है, और जब भी हमारे पास पैसा रिसीव हो गया, ये वाला पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे कितने दिन से, फ्रॉम 30 डेज। ठीक है, उसके साथ साथ हम उसको ये भी बताएंगे कि आप इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? इस डिसीजन के अगेंस्ट कि आपको पैसा देना है तभी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, इस वाले डिसीजन के अगेंस्ट भी वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें उसको पर्टिकुलर्स भी प्रोवाइड करने हैं, किसके? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के। ओके, तो जब भी हम एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करते हैं तो उसको हमेशा ये बताया जाता है कि उसका एक राइट है अपील करने का, जो भी डिसीजन सीपीआईओ ने लिया है उसके खिलाफ, और साथ के साथ उसको हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो भी है उसके पर्टिकुलर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सब सेक्शन 4, कि अगर कोई भी एप्लीकेंट है वो सेंसरली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो सीपीआईओ को ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी पूरी की पूरी असिस्टेंस, ताकि वो जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज सब सेक्शन 5। अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है या तो प्रिंटेड फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे कि डिस्क वगैरह में या फिर फ्लॉपी में, अगर ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या फिर प्रिंट करनी है और बहुत सारे पेजेस में वो प्रिंट होगी, और ऐसा डिसाइड किया जाता है कि अगर उसके को फीस भरने के बाद ही हम पे प्रोवाइड की जाए करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो सब सेक्शन 5 उसी के बारे में बात करता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा पेजेस अगर प्रिंट करने वाली इन्फॉर्मेशन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इट विल बी प्रोवाइडेड ऑन पेमेंट ऑफ फीस। तो जो भी प्रिस्क्राइब्ड है फीस वो पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ साथ कोई भी फीस नहीं ली जाएगी किनसे? बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी पीपल हैं उनसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सब सेक्शन नंबर 6। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है वो फेल करता है कंप्लाई करने में जो भी हमारे टाइम लिमिट्स हैं, कौन सी? एक 30 डेज वाली और एक 48 आवर्स वाली, तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्मेट में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे पहले हमने पढ़ा अभी कि अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो वो उसको प्रोवाइड की जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ फीस। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन उसको 30 या 48 घंटे के 30 दिन के बाद या फिर 48 घंटे के बाद अगर प्रोवाइड की जा रही है, तो आप उससे वो पैसा नहीं मांग सकते हैं।
ठीक है, वो अपील भी कर सकता है इसके अगेंस्ट। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन नंबर 7। जैसे कि मान लीजिए कोई भी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन सीपीआईओ डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकता है विदाउट कंसीडरिंग रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द थर्ड पार्टी। ठीक है, सीपीआईओ को हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा थर्ड पार्टी की जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसको, जब भी वो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है डेफिनेशंस में। इसके साथ साथ सबसेक्शन नंबर 8 हमें क्या कहता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी तो हमेशा एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या क्या, उसको हमें बताना पड़ेगा रीज़न फॉर रिजेक्शन कि हमने उसकी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया है, पीरियड ऑफ अपील कितने दिन के अंदर वो इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, और उसके साथ साथ हमें उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे पर्टिकुलर्स किसके, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के। ठीक है, नेक्स्ट इज सबसेक्शन नंबर 9। इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा प्रोवाइड करी जाएगी उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में एप्लीकेंट ने हमसे मांगी है, इन विच इट इज सोट, अनलेस, ये इंपॉर्टेंट है, इट डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, कि पब्लिक अथॉरिटी के पूरे रिसोर्सेज है उसी को ही डाइवर्ट करना पड़ रहा है, तो उस वाले फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए हमें 1000 पेज प्रिंट करने हैं और हमें 2 बंदे स्पेसिफिकली उसके लिए लगाने पड़ रहे हैं, तो बजाय इसके कि हमें प्रिंटेड फॉर्म में देनी है, हम उसको ईमेल पे भी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा इसी के साथ है डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड्स, कि जो रिकॉर्ड्स है उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको उस फॉर्म में प्रोवाइड नहीं की जाएगी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड्स ख़राब हो सकते हैं। इस केस में भी उसको इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में प्रोवाइड नहीं की जाएगी जिस फॉर्म में वो मांग रहा है। ठीक है, सिर्फ उसी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी सेफ्टी को देखते हुए। इसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। जब भी किसी भी आरटीआई एप्लीकेशन का हम रिप्लाई प्रोवाइड करेंगे, रिप्लाई टू आरटीआई शुड कंटेन द फॉलोइंग, उसके उस आरटीआई रिप्लाई के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इनवेरिएबली होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर, जो भी आरटीआई का एप्लीकेशन नंबर है वो, जो भी उसकी डेट है कि किस दिन उसने आरटीआई फाइल की और किस दिन हमारे पास रिसीव हुई, ये भी आपको बताना पड़ेगा। नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल टेलीफोन नंबर एंड ईमेल, किसका, सीपीआईओ का, ये भी हमेशा प्रोवाइड करना पड़ेगा। रीज़न भी उसको बताना पड़ेगा, डिनाइल विद रेलिवेंट सेक्शंस, कि जब भी उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना किया जाएगा तब उसको साथ के साथ ये भी रीजंस भी बताने पड़ेंगे कि उसको ये इंफॉर्मेशन हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ रेलिवेंट सेक्शंस जो भी हैं वो भी कोट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ उसको हमें ये वाली डिटेल्स भी बतानी पड़ेंगी जब भी हम उसकी आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जिसको भी हमने ट्रांसफ़र की है तो उसकी डिटेल्स भी हम उसको प्रोवाइड करेंगे, टू होम द एप्लीकेशन इज़ ट्रांसफर्ड। उसके अलावा फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी जो है उसके भी सारे डिटेल्स, नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, ईमेल, वो सब भी उसको बताना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसको ये भी हमें बताना पड़ेगा कि वो अपील भी कर सकते हैं सीपीआईओ के जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट, और अपील का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, विद इन 30 डेज ऑफ द रिप्लाई ऑफ सीपीआईओ। जब भी सीपीआईओ ने रिप्लाई प्रोवाइड किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट अपील भी कर सकता है। इसके बाद सेकंड सिचुएशन है कि अगर एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट किया है किस चीज़ के लिए, सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए, कि उसको जो भी कॉपीज़ हैं वो सर्टिफाइड चाहिए, तो सीपीआईओ क्या करेगा, सीपीआईओ क्या करेगा, एंडोर्स कर देगा सभी डॉक्यूमेंट्स को। क्या करेगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को एंडोर्स करेगा। कैसे, उसके ऊपर ये लिखेगा, इट इज़ द ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट या फिर रिकॉर्ड सप्लाइड अंडर द आरटीआई एक्ट। ठीक है, और उसके साथ साथ सीपीआईओ क्या करेगा, साइन, डेट, अपना जो भी उसका सील है वो, और नेम ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, ये साथ के साथ उसे हर एक डॉक्यूमेंट पे उसको सर्टिफाई करते हुए ये
लिखना है कि ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी कॉपी है वो ट्रू कॉपी है, जिस भी डॉक्यूमेंट से वो इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी जा रही है वो उसकी ट्रू कॉपी है। उसके साथ साथ वो साइन करेंगे विद डेट एंड हिज स्टैम्प। अगर जो भी उसने कॉपीज मांगी है वो बहुत ज़्यादा है, आर लार्ज इन नंबर, तो वो किसी भी जूनियर गेजेटेड ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकते हैं सर्टिफाई करने के लिए, लेकिन मिनिमम गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, दैट इज़ मिनिमम सेक्शन ऑफिसर। उससे नीचे वाला कोई भी ऑफिसर सर्टिफाई करके नहीं भेज सकता है रिकॉर्ड्स। एक और चीज़ इसमें कही गई है कि आरटीआई एक्ट जो है किसी भी सीपीआईओ को किसी भी तरह की कोई भी पावर नहीं देता है, डू नॉट गिव एनी पावर टू चार्ज एनी फीस अपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड वन। जो फीस प्रिस्क्राइब कर दी गई है उसके अलावा सीपीआईओ कोई भी एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं कर सकता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसी के अलावा एक चीज़ और कही गई है कि आरटीआई एक्ट जो है इट डू नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग ऑफ पोस्टल फीस, कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन बाय पोस्ट हम भेजते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेंट से चार्ज नहीं लिया जाएगा। कब तक? इसकी भी एक लिमिट है पोस्टल फीस की, वो है 50 रुपये तक, कि अगर 50 रुपये तक है कोई पोस्ट करने की फ़ीस तो वो जो डिपार्टमेंट है वो खुद बियर करेगा। उसके अलावा अगर कोई पैसा है तो वो एप्लीकेंट से लिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी फीस हम उससे नहीं मांग सकते हैं, कोई भी कॉस्ट, अगर वो इन्वॉल्व है डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर, कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी भी पड़ रही है किसी काम के लिए, रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए, मान लीजिए कोई पुराना रिकॉर्ड है उसको ढूंढने के लिए हमें 2 स्टाफ को 3 दिन तक डिप्लॉय करना पड़ा है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेंट से नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसी में हमें बताया गया है वो सिनारियोज जिस सिनारियोज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जिस केसेस में हमें इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़िएगा इसको। कि सबसे पहला सबसेक्शन क्या कहता है कि देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव, कि हमारे पास जो पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है वो किसी भी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। कौन सी इन्फॉर्मेशन? विच अफेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी सोवरेनिटी को इफेक्ट करे या फिर हमारी इंटीग्रिटी को इफेक्ट करे। इसके अलावा सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक या फिर साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है हमारे, उसको अगर अफेक्ट करें तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फॉरेन स्टेट है जो हमारी, कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट है, उसके साथ अगर हमारे कोई भी रिलेशन है, उसको अफेक्ट करती है कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी ऑफेंस को भड़काने में मदद कर सकती है वो भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। किसके अंडर? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। ठीक है, इसका भी ए पार्ट। नेक्स्ट इज बी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल, किसी भी कोर्ट ने अगर मना किया है कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करने के लिए तो वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कोई भी इंफॉर्मेशन विच कोज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर पार्लियामेंट का कोई भी प्रिविलेज है उसका ब्रीच हो रहा है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी प्रिविलेज है उसका अगर ब्रीच हो रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या होते हैं ये सब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, ये सब इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कमर्शियल कॉन्फिडेंस, जैसे कि हमारे कोई भी कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ किस टर्म्स पे हो रहे हैं, वो सब अगर कॉन्फिडेंस में है हमारे पास तो वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। कॉन्फिडेंस मतलब अगर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमारा ज़्यादातर जो भी हमारे MOUs वगैरह ट्रीटीज़ होते हैं वो हम पब्लिश कर देते हैं, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे कमर्शियल एग्रीमेंट्स रहते हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो शेयर नहीं किए जाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी, इसके भी रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी थर्ड पार्टी को किसी भी हार्म, जो जिसका डिस्क्लोजर किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का कोई हार्म पहुंचा सके, वो वाली इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन कब तक डिस्क्लोज नहीं की जाएगी? अनलेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व्स। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है, ये हमने क्लास 1 में डिस्कस किया था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो अभी हमने सेक्शन नंबर डी में पढ़ी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है किसी भी पर्सन के पास इन हिज फिड्यूशरी रिलेशन, फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट। अगर किसी को इस रिलेशन के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन के पास है तो वो भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कब तक? जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाइड ना हो कि कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, तब तक वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपसे यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ये जो फिड्यूशरी रिलेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करनी है, ये कहाँ पर डिफाइंड है? तो ये कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 8(1)(e) में। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ। एफ में क्या है? कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव हुई है किसी, तो वो भी हम आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा जो क्रिमिनल है, मान लीजिए वो किसी फॉरेन स्टेट में चला गया है यहाँ से, अगर उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने फॉरेन गवर्नमेंट से मांगी है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो फॉरेन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में शेयर की जाती है, जो कि पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाएगी। इसी के साथ एक और चीज़ है जीप में जो डिफाइंड है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि किसी की भी लाइफ को या फिर फिजिकल सेफ्टी को खतरे में डालती है, वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बाधा बनती है, वो शेयर नहीं की जाएगी। कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रही है और अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी अगर वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी बाधा क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट है ये भी कि कोई भी कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस। रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस क्या होता है? कि जो भी डिस्कशन मीटिंग में हुए हैं उन्हीं का एक रिकॉर्ड बना दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज का एंड अदर ऑफिसर्स। इनके जो भी रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस होते हैं वो भी शेयर नहीं किए जाएंगे, एक्सेप्ट, इसमें लेकिन एक कंडीशन लगा दी गई है कि जो डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, वो उसके साथ साथ रीज़न कि वो डिसीजन क्यों लिया गया है और ऐसे मटेरियल्स जिनके बेसिस पर वो डिसीजन लिया गया है वो सब पब्लिक करना पड़ेगा आफ्टर डिसीजन हैज़ बीन टेकन। ठीक है, ऐसा कोई भी डिसीजन जो कि पब्लिक को अफेक्ट करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है तो वो डिसीजन क्या है वो तो पब्लिक करना पड़ेगा, लेकिन उस पूरी मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिसीजन और क्या रीज़न था वो डिसीजन लेने के लिए और किस बेसिस पर वो डिसीजन लिया गया है, बस इतना ही बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ कह दी गई है कि ऐसे मैटर्स जो कि एग्जेम्प्टेड हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कि मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ, तो नेशनल सिक्योरिटी वाली जो भी चीज़ें हैं जैसे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी वाली जो हमने पहले देखी थी, वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही एग्जेम्प्टेड है, तो वो
इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जे पार्ट। पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आरटीआई एप्लीकेशन से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। कौन सी पब्लिक इंफॉर्मेशन? विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन टू एनी पब्लिक एक्टिविटी, किसी भी पब्लिक एक्टिविटी से जिसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी होती है। ठीक है, कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसी में भी एक कंडीशन लगा दी गई है, अनलेस सीपीआईओ एंड अपीलेट अथॉरिटी, मतलब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हैं तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अनलेस सीपीआईओ एंड अपीलेट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज जस्टिफाइड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले केस में जो है वो सिर्फ सीपीआईओ और अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसमें भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और यहाँ पर भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है और कहाँ पर सिर्फ सीपीआईओ ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आरटीआई एक्ट में ही कह दी गई है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट को डिनाई नहीं करी जा सकती, वो भी इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को भी डिनाई नहीं की जाएगी। विच कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सबसेक्शन नंबर 2। जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्टेड किसके अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है हमारा एक 1923। इस वाले एक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी प्रोटेक्टेड है वो डिस्क्लोज करी जा सकती है, कैन बी डिस्क्लोज इफ पब्लिक अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व। तो इसमें जब पब्लिक अथॉरिटी मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वही अगर सेटिस्फाइड है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तभी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। ठीक है। तो इसी से एक चीज़ निकल कर आती है कि आरटीआई एक्ट जो है वो ओवरराइड कर सकता है किसको, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। जो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन भी आरटीआई के अंदर प्रोवाइड करी जा सकती है, लेकिन पब्लिक अथॉरिटी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को जस्टिफाई करती है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ये कंप्लीटली उसको सुपरसीड नहीं करता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें भी कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन ही है जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो कंप्लीटली सुपरसीड नहीं करता है लेकिन ओवरराइड करता है आरटीआई एक्ट। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेता है कि आरटीआई एक्ट कौन से एक्ट को ओवरराइड करता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, बट इट डज नॉट कंप्लीटली सुपरसीड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। नेक्स्ट इज सबसेक्शन नंबर 3। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिलेट करती है किसी भी ऐसे इवेंट से जो हुआ था कब, 20 साल पहले। कि अगर मान लीजिए आपसे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है जो 20 साल पुरानी है, कब, फ्रॉम द डेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। ठीक है। तो आरटीआई एप्लीकेशन से लेके और उसके पुराने 20 साल, उसके बीच की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इनवेरिएबली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब आरटीआई एक्ट में जो भी 20 साल तक की इन्फॉर्मेशन है, पिछले 20 साल तक की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है। और ये जो है 20 साल काउंट कहाँ से होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। अगर डेट काउंटिंग का कोई भी मैटर आता है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो डिसीजन होगा ये क्या होगा, फाइनल। काउंटिंग ऑफ 20 ईयर्स की जो भी कोई क्वेश्चन है वो इसका डिसीजन कौन लेगा, ये लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। आरटीआई एक्ट में बस यही 3 सेक्शंस हैं सेक्शन 8 के अंदर, सब सेक्शंस सॉरी। इसी के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी हैं सेक्शन 8 को लेकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए।
कि पहले क्या होता था कि हमारी जैसे कि अभी अपार भरी जाती है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि अपार जो है हमारी एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होती थी। हमने एक बार अपार अगर अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट कर दी तो वो अपार हमारे पास कभी वापस नहीं आती थी। अभी हम जैसे स्पैरो पर अपनी अपार भरते हैं तो वो हमें डिस्क्लोज भी करी जाती है कि हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसमें क्या भरा है, रिव्यूइंग ऑफिसर ने उसमें क्या भरा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इसीलिए इसका नाम जब पहले था एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, तो वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था पहले। ठीक है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। ये भी डिस्क्लोज किया जा सकता है इफ पब्लिक अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व्स। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि आरटीआई एक्ट जो है वो कोई भी रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल प्रिस्क्राइब नहीं करता है कि कोई भी रिकॉर्ड कितने टाइम तक रखना है, ये आरटीआई नहीं बताएगा। कोई जो भी रिकॉर्ड रिटेंशन स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बाहर आ जाएगी कब? आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स ऑफ इंसिडेंट। जब भी 20 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद उसकी जो एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी में ही कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑलवेज एग्जेम्प्टेड होंगी, जिनका एग्जेम्पशन जो है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। कौन कौन सी? विच अफेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर साइंटिफिक या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जो भी रिलेशन है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फॉरेन गवर्नमेंट के साथ जो भी रिलेशंस हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं। और साथ साथ जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो भी किसी भी ऑफेंस को भड़का सकती है वो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसी के साथ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी ऑलवेज एग्जेम्प्टेड रहेगी। और जो कैबिनेट पेपर्स हैं इंक्लूडिंग रिकॉर्ड ऑफ डेलिब्रेशंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स के, जो ये वाले कैबिनेट पेपर्स हैं ये भी हमेशा एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे। ठीक है। एक और चीज़ है कि फाइल की नोटिंग डिस्क्लोज करी जाएगी या नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि फाइल की नोटिंग भी डिस्क्लोज करी जाएगी। ठीक है। एक्सेप्ट वो वाली फाइल की नोटिंग नहीं दी जाएगी जो किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की अगर कोई फाइल है तो उसकी नोटिंग भी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि कोई भी कंप्लेन है किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट और उसके कोई भी पॉसिबल एक्शंस हैं जो भी अथॉरिटी ने लिए हैं वो सब भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं और वो सब नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे लेकिन डिस्क्लोज किए जा सकते हैं इफ़ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व्स। और पब्लिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली जो है इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करने की पावर किसके पास है? CPIO या फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास। ओके, ये आप ध्यान रखिए। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है सेक्शन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार दो बार रिवाइज कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है सेक्शन नंबर 8 से कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड है, जो कि आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑलवेज एग्जेम्प्टेड है कि किसी भी सिनारियो में जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। दूसरा वो पूछता है कि कब तक की इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहेगी और उसके बाद एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रहेगी, तो मतलब 20 साल के बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बाहर आ जाएगी। उसके अलावा एक इसमें इम्पोर्टेंट है कि कितनी पुरानी इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, वो 20 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा कौन से एक्ट को ये आरटीआई एक्ट ओवरराइड करता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट है एक और सेक्शन, सेक्शन नंबर 9। बहुत छोटा सेक्शन है, इतना ही है बस, और कई बार ये यूपीएससी पूछ भी चुका है डायरेक्ट सेक्शन 9 कोट करके। ठीक है।
ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 8। सेक्शन 8 के अलावा भी किसी जो है हमारा सेक्शन नंबर 9 है उसके अंदर भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। CPIO may reject a request if it involves infringement of copyright subsisting in a person other than the state। ठीक है, कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉपीराइट है जिस पे किसी भी पर्सन का, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब दो तरह का कॉपीराइट होता है। हो सकता है कि अगर कोई कॉपीराइट गवर्नमेंट का है किसी भी इंफॉर्मेशन पे तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन अगर किसी भी इंफॉर्मेशन पे कॉपीराइट जो है वो किसी पर्सन का है तो वो आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं अंडर RTI। ये उसी को ही मना करता है सेक्शन नंबर 9 कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सब्सिस्टिंग इन ए पर्सन, कि कोई भी कॉपीराइट अगर वो किसी पर्सन के नाम पर है तो आप वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 9 सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहता है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 इज सीवरेबिलिटी। सीवरेबिलिटी मतलब कोई भी अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टिक है, तो अगर हम इसको बीच में से तोड़ देते हैं तो ये इसको हमने कर दिया है सीवियर, मतलब किसी भी चीज़ को तोड़ देना। सेक्शन 10 हमें क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई RTI एप्लीकेशन आई है, उसमें 5-6 आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन होगी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 वही कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, वो इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर नहीं आती है। ठीक है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाए, उसी के साथ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की कोई इन्फॉर्मेशन वो मांगी गई है, उसी के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो उतनी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी एक्सेस है, ऐसे कोई भी एक्सेस ग्रांट किया जाता है किसी भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड को, कोई भी एक रिकॉर्ड है, अगर मान लीजिए आपसे 5 सवाल पूछे गए थे, उसमें से आपको 2 ही हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हैं, बचे हुए 3 का अगर आप जवाब देते हैं तो आप एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? दैट ओनली द पार्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, कि सिर्फ पार्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करी जा रही है। रीज़न बताएंगे कि आपने क्यों सिर्फ पार्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसके साथ साथ नेम और डेजिग्नेशन बताएंगे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के, कि ये डिसीजन किसने लिया है। डिटेल्स बताएंगे, फीस के डिटेल्स अगर हैं तो वो भी बताएंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और उसका राइट टू अपील, ये सब तो आपको इनवेरिएबली हमेशा बताना है, राइट टू अपील और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की पर्टिकुलर्स, और CPIO के डिटेल्स तो साथ के साथ आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 10 तक। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 11, वो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्लास 1 एंड क्लास 2, मतलब सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 बहुत अच्छे से एक बार और दोबारा देख लीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है 2-3 बार वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करेंगे ताकि आप लोग वो अच्छे से समझ पाएँ। आप इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको सारी सिचुएशंस समझने की ज़रूरत है। एक बार आपको अगर RTI एक्ट अच्छे से समझ आ गया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं टिल सेक्शन नंबर 10। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 11 से। ठीक है, ओके, बाय।